फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो लगातार देख रहे कि इस चैनल से जीके जीएस का सवाल दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आपको सबसे पहले हम एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं इस सीरीज को कि कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं, अगर जिद हो जीतने का तो कोई उम्र तुम्हें हरा सकता नहीं। क्या कि कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं, अगर जिद हो जीतने का तो कोई हार भी तुम्हें हरा सकता नहीं। इसी जिद के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इन विभिन्न तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए। और जिन जिन परीक्षाओं में वो तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए काफी ये उपयोगी होने वाली है वीडियो। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए सबसे पहला सवाल से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है कि भारत का, एक सेकेंड इसको हम छोटा कर देते हैं। सवाल क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था। तब भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसको जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको डिजाइन करने का काम किए थे पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया नामक व्यक्ति जो राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने का काम किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। साथ में इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 3:2 में होता है। लंबाई इसकी 3 और चौड़ाई इसकी 2 है। तब भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया? तब पिंगली वेंकैया तैयार करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया जाता है और इसकी लंबाई चौड़ाई 3:2 के अनुपात में होता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो बीच में जो तिल्ली होती हैं, इनकी टोटल संख्या 24 होती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए सेकंड नंबर हम सवाल देख लेते हैं। सेकंड नंबर सवाल आपको नजर आ रहा होगा, बोलता है कि चीनी यात्री हेनसांग भारत किसके समय आया था। तो जो चीनी यात्री हेनसांग था ये बौद्धिस्ट था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला बौद्धिस्ट चीनी यात्री था। और ये हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आया? भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ये 630 ईस्वी में आया था। कब आया था? तो 630 ईस्वी में आया था। और हेनसांग की प्रमुख पुस्तक का नाम है सी यू की बुक का नाम है, जिसमें इसमें भारतीय लोगों की शिक्षा प्रणाली, भारत की शिक्षा प्रणाली का जिक्र किया गया है। तो चीनी यात्री हेनसांग भारत किसके समय आया? तो हर्षवर्धन के समय आया। कब आया? तो 630 ईस्वी में आया था। इसका बुक का नाम क्या है? सी यू की नाम है। और हेनसांग जो था एक बौद्ध चीनी यात्री था। उसके बाद यहाँ से एक और सवाल बन जाता है कि जो हर्षवर्धन है महज 13 वर्ष की उम्र में ये राजा की गद्दी पर बैठ जाता है। और ये जो हेनसांग था ये भारत आने के बाद करीबन भारत में ये 15 वर्ष तक यहीं पे रह जाता है। कौन? हेनसांग। चलिए हम लोग तीसरे नंबर सवालों की ओर अग्रसर होते हैं। तीसरा नंबर हमारा सवाल कहता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित है। ये देखिए जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और ये मटर के दाने का आकार का होता है। कैसे होता है? मटर के दाने का आकार का होता है। और ये हमारे ब्रेन में उपस्थित होता है, यानी मस्तिष्क में उपस्थित होता है। और ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। और ये शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि माना जाता है। शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये मटर के दाने का आकार का स्थित होता है। ये मस्तिष्क में उपस्थित होता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हार्मोन रिलीज करता है 4 प्रकार के, जैसे में थायराइड, प्रोलैक्टिन जैसे 2 और हार्मोन को ये रिलीज करता है। या फिर शरीर में ज्यादा विकासशील आना तो पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन निकलता है TSG, उसके वजह से ये भी होता है। चलिए हम लोग चौथा नंबर सवालों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। चौथा नंबर सवाल हमारा कहता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है।
हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है और ये है उड़ीसा में। ये कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और हीराकुंड बांध ये भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसकी जो लंबाई है वो 60 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 60 मीटर है। और भारत का सबसे बड़ा बांध बोलेगा तो टिहरी बांध। कौन बांध? टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में भागीरथी के नदी पर स्थित है टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भारत का गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नांगल बांध, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। तो आपको बांध से इतना सवालों को याद करना ही पड़ेगा सर। चलिए हम लोग 5वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे देख लेते हैं। 5वां नंबर सवाल कहता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों एक हो गए थे जाके आपका लखनऊ समझौता में। किस समझौता में? लखनऊ समझौता में। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में होता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार करते हैं। कौन करते हैं? अंबिका चरण मजमूदार करते हैं। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कौन सा समझौता होता है? लखनऊ समझौता 1916 में होता है और ये इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार करते हैं। और इसमें एक गरम दल जो था वो भी एक साथ आ जाता था। तीनों कांग्रेस, मुस्लिम लीग और गरम दल ये तीनों को एक मंच पे देखने को मिलता है लखनऊ समझौता 1916 में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार करते हैं, जो कि ये ब्रेकडाउन हो चुके थे। यानी कांग्रेस जो गरम दल था वो नरम दल था। कांग्रेस जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक गरम दल और ये नरम दल। ये 1907 के सूरत अधिवेशन में हो गया था ऐसे, फिर ये 1916 में जाकर मिल जाते हैं। चलिए 6ठा नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। 6ठा नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी माँ की प्रतिमा बनाई? तो वो था मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी एक ऐसा मुस्लिम शासक था जो अपने सिक्के पर माता लक्ष्मी का प्रतिमा छापा था। और मोहम्मद गौरी जो है ये 17 बार करीब पृथ्वीराज चौहान से हार चुका है। तो पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी कितनी बार युद्ध हारा? 17 बार हारा। और मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के थी। कहाँ के थी? अफगानिस्तान के थी। और अफगानिस्तान में एक जगह पड़ता है गजनी, ये वहीं का शासक हुआ करता था। कौन? मोहम्मद गौरी, जिसे 17 बार पृथ्वीराज चौहान हरा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर की ओर अग्रसर हो जाते हैं। 7वां नंबर हमारा सवाल कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम इंडियन यानी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजा गोपालाचारी हुआ करते थे। तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजा गोपालाचारी थे। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो करीबन 1947 से लेकर 1948 ईस्वी तक ये रहे थे। उसके बाद भारत के पहले वायसराय कौन थे? तब भारत के पहले वायसराय जो थे, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। आपको यहां तक याद रखना पड़ेगा। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग 8वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 8वां नंबर हमारा सवाल कहता है कि एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पड़ता है? जो कि ये असम में पड़ता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ से पूछ देता है कि गहीर माता राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गहीर माता राष्ट्रीय उद्यान कछुआ के लिए प्रसिद्ध है और ये आपको पड़ता है उड़ीसा राज्य में। उसके बाद सिमलीपाल
सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा में है और ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान ये भी उड़ीसा में है और ये सफेद बाघ के लिए जाना जाता है। तो आपको इतना चीज राष्ट्रीय उद्यान से याद रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग 9वां नंबर सवालों की ओर देख लेते हैं। 9वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि इतिहास में किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना था? तो देखिए, अगर कोई वंश पूछेगा कि किस वंश के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना था तो वो हो जाएगा चोल वंश। वो कौन हो जाएगा? चोल वंश। और ऐसे शक्तिशाली नौसेना का जो जनक है, क्या जो जनक है वो जनक माने जाते हैं आपके शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति महाराज शिवाजी जाने जाते हैं, शिवाजी। तो इतिहास में किस वंश के पास शक्तिशाली नौसेना था? तो वंश बोलेगा तो चोल वंश। और ऐसे पूछ देगा कि इतिहास में किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना था तो वो थे छत्रपति महाराज शिवाजी। और नौसेना के जो जनक हैं, नौसेना के जनक ही माना जाता है किन्हें? छत्रपति महाराज शिवाजी को। ठीक है, चलिए हम लोग इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवालों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। 10वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो भारत का वो राज्य कौन सा है जिसे टाइगर स्टेट कहते हैं? तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर 2024 में देखा जाए तो 2024 में मध्य प्रदेश के पास मात्र 1785 बाघ स्थित है, जिसके कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट की सूची में फिर से शामिल कर लिया गया है। तो मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या 1785 है और मध्य प्रदेश में कुछ कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे में बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सब राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ है, 1785 बाघ, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के भी नाम से जाना जाता है। तो आज की हम इस सीरीज की सेवा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।